तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में देखा था कि उसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड की मदद से जो स्क्रैप मेटल होते थे बेसिकली उसको मेल्ट करके हम लोग स्टील को बनाते थे। और उसमें ऐसे जगह यूज़ किया जाता था उस टेक्नोलॉजी का जहाँ पे स्क्रैप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वर्ल्ड वाइड लगभग 30 to 40% स्टील का प्रोडक्शन हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की मदद से करते हैं। लेकिन क्या होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत पिग आयरन भी उपलब्ध हो, थोड़ा स्क्रैप भी उपलब्ध हो, तो उस केस में हम लोग लो इन्वेस्टमेंट में कोनार्क फर्नेस का यूज़ करते हैं। इसमें कन्वर्टर की टेक्नोलॉजी प्लस आर्क फर्नेस दोनों की टेक्नोलॉजी मिक्स करके इसमें जो है कोनार्क फर्नेस में जो है आर्क फर्नेस की टेक्नोलॉजी और कन्वर्टर दोनों की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके एक नए तरीके का यूज़ हम लोग करते हैं। इसमें ब्लोइंग का भी ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम लोग ब्लो भी करते हैं और साथ साथ आर्किंग भी करते हैं। तो कोनार्क फर्नेस भी जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के तरह ही होता है। इसमें भी बॉटम में पर्जिंग प्लग लगे होते हैं, ईबीटी लगे होते हैं, साइड वॉल में जो है मैग कार्बन की लाइनिंग की जाती है और मैग्नेसाइट ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है और हर्थ में हम लोग रैमिंग मास के साथ इसका हर्थ को बनाते हैं। तो ये आपके सामने कोनार्क फर्नेस का ड्राइंग दिया हुआ है। ये जो है 4 पर्जिंग प्लग हैं जिसकी मदद से हम लोग इनर्ट एयर को चार्ज करते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म करने में मदद करता है। जब हमारा स्टील तैयार हो जाता है तो ईबीटी के माध्यम से हम लोग स्टील लेडल में उसको टैप कर लेते हैं और फर्दर प्रोसेस के लिए उसको भेज देते हैं। और ये ईबीटी का डिफरेंट स्लीव्स है, डिफरेंट टाइप के प्रीकास्ट ब्रिक का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो इसमें भी वही चीज़ें होती है कि जो आउटर सेल हमारा होता है उसके अंदर जो है हम लोग इंसुलेशन लाइनिंग करते हैं। इंसुलेशन लाइनिंग के बाद या तो हम लोग ब्रिक लाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कास्टेबल का यूज़ करके इंसुलेशन लाइनिंग कर सकते हैं। फिर कास्टेबल को अप्लाई करने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील एंकर का यूज़ करते हैं। अगेन फिर हम लोग बैकअप लाइनिंग करते हैं। बैकअप लाइनिंग फिर बॉटम में जो है या जहाँ हॉट एरिया ज़्यादा है, हम लोग पढ़े थे कि जो नियरेस्ट होते हैं इलेक्ट्रोड से वहाँ के एरिया हॉट एरिया कहलाते हैं या हॉट जोन कहलाता है। तो वहाँ का ब्रिक्स का लेंथ हम लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा रखते हैं और उसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और वो एरिया जहाँ पर स्लैग सबसे ज़्यादा टच में होता है वो एरिया स्लैग जोन एरिया कहलाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन और कोरोजन होता है। और इरोजन कोरोजन होने के कारण वहाँ पे हम लोग ब्रिक्स जो है थोड़ा अच्छे क्वालिटी का कंपैरेटिवली हाई कार्बन कंटेंट ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है बॉटम में, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट होने के कारण और जॉइंट्स होने के कारण हम लोग इसके बॉटम में रैमिंग मास का यूज़ करते हैं। और रैमिंग मास के को जब हम लोग हॉट कंडीशन में ले जाते हैं तो ये सेट हो जाता है और सेट होने के बाद एक हार्ड यूनी बॉडी शेप को बनाता है। ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है कि स्लैग की वजह से साइड वॉल का इरोजन थोड़े समय के बाद होने लगता है और कोरोजन होने लगता है। तो हम लोग समय को देखते हुए अपने ब्रिक्स के लाइनिंग को थिकनेस को देखते हुए वर्किंग लाइनिंग के थिकनेस को देखते हुए गनिंग करते हैं, जो कि एक हॉट रिपेयरिंग टाइप का फर्नेस का के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यदि हर्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तब हम लोग फेटलिंग मास का यूज करते हैं। हम लोग टॉप से उसके रूफ को रिमूव करके टॉप से फेटलिंग मास को उसके जहाँ पर ज़्यादा इरोजन हो चुका होता है हर्थ में
वहाँ पे चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर से फर्नेस का यूज़ हम लोग करते हैं। ईबीटी का यूज़ हम लोग जो स्टील तैयार हो जाता है उस स्टील को बाहर लेने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन लॉस का यूज़ हम लोग ऑक्सीजन को ब्लो करने के लिए करते हैं। पोरस प्लग का यूज़ हम लोग उसके अंदर जो है इनर्ट गैस को चार्ज करने के लिए करते हैं। पोरस प्लग भी एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और जब हम लोग गैस चार्ज करते हैं तो जो भी स्टील उसके अंदर मौजूद रहता है उसको ये मिक्स करता है और पूरे जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म बनाता है और उसके जो कंपोजिशन है उसको भी यूनिफॉर्म बनाता है। इलेक्ट्रोड्स का यूज़ हम लोग करते हैं उसको हीटिंग के लिए। और कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं रिफ्रैक्टरी का, वही हमारा तरीका होता है कि उसके अंदर जो भी स्टील बनने जा रहे हैं, जो भी पिग आयरन का यूज़ करते हैं, जो भी स्लैग उसके अंदर फॉर्मेशन होता है उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस को देखते हुए हम लोग रिफ्रैक्टरी का डिज़ाइन करते हैं। साथ ही साथ हम इन चीज़ों को भी ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट पर टन ऑफ रिफ्रैक्टरी कम से कम हो और उसकी जो रिफ्रैक्टरी की लाइफ साइकिल वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो रिफ्रैक्टरी यूज करें हम लोग वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हेल्थ के लिए हैजार्डियस नहीं हो। तो ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं रिफ्रैक्टरी को यूज़ करने के लिए। तो और सारी चीज़ें सेम ही टाइप की होती है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में पढ़ा है।